नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने में करीब 12 साल का वक्त लगा, पर एक और अभी राज्य बचा है जो पीएम मोदी के लिस्ट में है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। दिल्ली की ही तरह 2014 से ही पश्चिम बंगाल पर भी बीजेपी की नजर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, और बीजेपी अभी से नहीं, काफी पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, उतना मुश्किल भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्या है पीएम मोदी की तैयारी, क्यों है ममता बनर्जी की हवा टाइट, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, दिल्ली के बाद क्या अब कमल पश्चिम बंगाल में भी खिलेगा? देखिए, कमल तो बंगाल में ही सबसे ज्यादा खिलता है। वहां के पोखरों में सबसे ज्यादा कमल तो बंगाल से ही आता है। बंकिम की भूमि रही है, वंदे मातरम यहां लिखा गया है जी। और ये बंगाल की भूमि है क्रांतिकारियों की। स्वदेशी आंदोलन यही हुआ, यहीं पे सन्यासी आंदोलन भी हुआ, लेकिन कुछ काले बादल छा गए बंगाल की राजनीति में और वहां जनता भ्रमित है। आपको मैं अब एक हकीकत बता देता हूं। वहां पे साधारण व्यक्ति, बंगाली भद्र लोग डर डर के जी रहे हैं। कई सारे इलाकों में जाने से बंगाल की जनता डरती है, क्योंकि वहां पे भाईजान लोगों का कब्जा है। विनय से कब्जा इट मींस कब्जा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बंगाल के अंदर में जहां पुलिस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये दिक्कतें हैं। दूर छोड़ दीजिए, कलकत्ता के अंदर बहुत सारे सड़कों को वहां के भद्र लोग अवॉइड करते हैं कि इधर से नहीं, लंबा रास्ता ले लेते हैं। यह हकीकत है। वहां पार्टी का राज्य है, वहां कोई संविधान कानून चलता नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ पार्टी है वहां पे। हर चीज में सिंडिकेट, घूस, आप यू नेम इट एंड यू हैव इट। जितनी गंदगी के बारे में आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें। और ममता बनर्जी का कई टर्म हो गया भाई। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी है भाई, सोनार बांग्ला, मां माटी मानुस, माओ का बलात्कार हो रहा है। कैसे पूरी जनता सड़कों पे आ गई। डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ है ना, मिट्टी जो है वो पोल्यूटेड हो गई है वहां, है ना। मानुस तो है नहीं, अमानुष हो गया सब, मानुस बचा नहीं हुआ। तो ये तो कहानी है। ये ऑलरेडी ममता बनर्जी ने ऑलरेडी कई सारे रीजंस दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से बहुत ही आसानी से वो आ सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि थोड़ी मुश्किल है, उस मुश्किल के ऊपर चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी दिक्कत यह है कि बंगाल का युवा भाई, अब तो सोशल मीडिया है ना, वो देख रहा है। बंगाल की महिलाएं वो देख रही हैं कि भाई महाराष्ट्र में पैसे मिल रहे हैं, दिल्ली में पैसे मिल रहे हैं, झारखंड में पैसा मिल रहा है। ये हमने कौन सा पाप किया? गरीबी ऐसी है कि बंगाल, अगर जो कलकत्ता से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो अलग बात है कि बहुत सारे बंगाली आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, दिस इज ओल्ड गुड कलकत्ता। लेकिन थोड़ा रैशनल सेंसिबल लोग होंगे, वो कहेंगे कलकत्ता तो 20 साल में जरा सा भी कोई बदलाव ही नहीं है, बदलाव भी नहीं, लगता ही नहीं कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इनफैक्ट कहना यह पड़ेगा कि आगे बढ़ने के अलावा बजाय कलकत्ता तो बैक गियर में जा रहा है। आप देखिए गंदगी किस तरीके से है। पहली बार बचपन में मैं जब कलकत्ता गया था, मैं अवाक रह गया था वहां की सफाई को देख के।
आज बहुत ही माने गंदगी चारों तरफ जबकि फैलाव हो गया है। तो आप देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई बीजेपी हैज एन एज ओवर ममता बनर्जी। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल तो सर नहीं बदला, सर ने भी समझाया जस की तस स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, लेकिन क्या सरकार बदलेगी आने वाले वक्त में? लग तो रहा है, जैसा आपने बताया, दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संयोग भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में 3-8-48 2 बार भारतीय जनता पार्टी को कभी लगा ही नहीं कि अब आगे कभी ऐसा हो सकता है। लोगों को भी नहीं लग रहा था, यहां तक कि एनालिस्ट को भी नहीं लग रहा था कि जो पार्टी 2 चुनाव पहले 3 सीटें लेकर आई थी, 3 से बहुत कोशिश की, 8 लेकर आई, तो अब कैसे ये 40 पार कर जाएगी, 45 पार कर जाएगी, लेकिन 48 सीटें लेकर आई। तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये अगर लोग समझते हैं कि 3 से 77 तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी, 10 से 38% वोट लेकर आई 5 साल के अंदर, तो 377 के बाद तो 177 ही लगता है जो स्थितियां बनी है। इसलिए ममता बनर्जी इस बार टारगेट क्या कर रही है? कह रही कि नहीं 216 सीट, 1 सीट तो ज्यादा चाहिए, 1 सीट ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार 75 सीटों से नीचे पर वो सिमटेगी जो स्थितियां बनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे वहां साइलेंटली काम कर रही है, जो टीएमसी के साथ शोरगुल से कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों ने समझा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी वहां समझा कि केवल ये सड़कों पर प्रदर्शन करने से, हंगामा करने से, ममता बनर्जी को घेरने से वहां की जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं बढ़ेगा। इसलिए ग्रासरूट लेवल पर काम करो, जाकर लोगों को समझाओ। और संघ जिस तरीके से वहां पश्चिम बंगाल के अंदर जा चुकी है, और डॉक्टर मोहन भागवत 10 दिन के लिए पश्चिम बंगाल गए, और ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये 10 दिन में तो क्या क्या करके आ जाएंगे कि अगले 10 महीना तक संघ के कार्यकर्ता इतना एक्टिव रहेंगे कि कई गांवों में हमारा वोट 1% भी नहीं बचेगा। तो जो स्थितियां बनी है कि संघ जाकर घर घर में जाकर बताना चाहती है कि ममता बनर्जी क्यों। जैसे 50,000 मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के बारे में यही कहा गया कि अब अरविंद केजरीवाल ही क्यों, क्या ऐसी विशेषता आपको लगती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, केवल अरविंद केजरीवाल दे सकता है? तो ये बताना है वहां के लोगों को, और इसी स्ट्रेटजी पर चल रही है। लगता तो है कि इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो दौड़ती है पश्चिम बंगाल में, तो अंडरग्राउंड दौड़ रहे हैं लगता है मोहन भागवत। क्या तैयारी सर संघ की तरफ से की जा रही है? देखिए, 2-3 चीजें समझ लीजिए। अभी जो स्थिति है और पिछले चुनाव में जो स्थिति थी, पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के सारे सिपह सालार बिल्कुल बाघ की तरह जो है मैदान में टूट पड़ते थे। अभी सब गीदड़ बन गए हैं, कुछ जेल में है, कुछ भागे हुए हैं। अभी तक पिछले चुनाव से पहले तक ममता बनर्जी का कोई बड़ा नेता जेल नहीं पहुंचा था। ममता बनर्जी को लोग एक शेरनी समझते थे कि ऐसे लीडर जो मोदी भी जिससे डरता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता ममता बनर्जी का, टीएमसी का। टीएमसी वॉज ऑल पावरफुल। अभी पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, जेल में डाल दिया गया लोगों को, पार्थ चटर्जी हो तो क्रिस्टो हो तो सारे लोगों को। तो ममता बनर्जी हैज बिकम वीक। ममता बनर्जी की सफेद साड़ी उनकी ईमानदारी का एक पहचान था कि हवाई चप्पल पहनती है, सफेद साड़ी पहनती है, अपने पुराने ही घर में रहती है। ये केजरीवाल यही शगुफा देख करके जीता था ना, ओवरसाइज शर्ट, भाई सिंपल आदमी है तो वो सिंपल महिला है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, बड़े बड़े घोटाले हो गए, नोटों का पहाड़ दिख गया। ये सारी चीजें ये लोगों के दिमाग को इंपैक्ट करती है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है टीएमसी की, न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि ये तो वीक भी हो गई। अमित शाह पकड़ पकड़ के इसको जेल में डाल दे रहे हैं। अभी 2 साल है ना, अभी देखिएगा वो सब केस में जो है सजा वगैरह शुरू हो जाएगा। फिर जो पॉपुलर कल्चर वहां बंगालियों को अब ये एहसास कलकत्ता में हो रहा है, सामने आकर के बोलेंगे नहीं,
लेकिन कलकत्ता में बंगाल के भद्र लोग को अब ये समझ में आने लग गया है कि दिक्कत तो है, हमारा जो बंगाल का जो कल्चर है वो गायब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कलकत्ता ने ढाका बन गया है। इतना आपको जो है ऊंचा पैजामा और माथे पे टोपी नजर आएगा, वो पूरा डेमोग्राफी बदल गया, कल्चर बदल रहा है। तो बंगालियों को ये बड़ा अपने लैंग्वेज के ऊपर, अपने इस चीज के ऊपर, अभी आप कलकत्ता में जाइए सब लोग उर्दू बोल रहे हैं। जो वहां का मुस्लिम है वो बंगाल को तिरस्कार करके उर्दू को अपना रहा है। ममता बनर्जी ने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया। तो कई सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो ओवरबोर्ड जाना, मुस्लिम अपीजमेंट, ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुओं का वोट लामबंद नहीं हुआ। वहां पे 30 से 32% मुस्लिम वोटर्स हैं और बाकी के हिंदू वोटर्स हैं। जिन जगहों पे मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 8-9 डिस्ट्रिक्ट है जहां 40% से ज्यादा मुसलमान वहां पे रहते हैं। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां टीएमसी हारती नहीं, और जहां हिंदू डोमिनेशन है वहां कुछ सीटें ले आती है, उसी से फर्क पड़ जाता है। ये बेसिक लॉजिक है वहां के रिजल्ट का। तो अब आरएसएस जो अंडरग्राउंड काम कर रही है, तो भाई स्थिति तो वहां पे बन गई है कि भाई कैसे पिछली बार जिसका इंपैक्ट होगा, चुनाव हारने के बाद हिंदू मतदाताओं के ऊपर जो अटैक हुआ वो लोगों को याद है। तो मुझे लग रहा है कि जो कारनामे हैं पिछले 5 सालों में, ममता बनर्जी की साख एज ए ऑनेस्ट लीडर, ब्रेव लीडर, वो घटी है, और टीएमसी का जो काला कारनामा जो बाहर आया है, लोग त्रस्त हो गए। बिल्कुल, मतलब पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में स्थिति परिस्थिति काफी कुछ बदली है सर। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, दिल्ली की तरह स्थिति सिमिलर कुछ है। घोटालों की लिस्ट लंबी है, कई मंत्री जेल जा चुके हैं। ममता बनर्जी पर भी एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है। क्या वाकई में इस बार बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, जहां तक ईडी का सवाल है, ये घोटालों की लिस्ट लंबी है और ईडी के रडार में 19 बड़े नेता टीएमसी के हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, 24 ने बड़े नेता, और उसके बाद टीएमसी का नंबर है जिसमें 19 बड़े नेता टीएमसी का हैं, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, चाहे सीबीआई की हो या ईडी की हो। अब इसमें एक एक करके कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ की इंक्वायरी चल रही है, कुछ गिरफ्तार होने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी का भी नंबर है। जी। अभिषेक बनर्जी में भी कोल घोटाले में इनकी भूमिका बताई जा रही है, तो इसलिए इसमें से कुछ और गिरफ्तार होंगे। तो ईडी तो अपना काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही बैटिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है जो अभी बार बार जिक्र हो रहा है, दिल्ली का। और दिल्ली में जो फैक्टर रहा राहुल गांधी का, लेफ्ट का, और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के साथ लेफ्ट भी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से अभी एग्रेसिव हो रही है अलग अलग स्टेट में, कि हम एहसान नहीं लेकर बैठे रहेंगे कि हमें इंडी अलायंस के अंदर लोकसभा के चुनाव में कुछ थोड़ी मदद मिली, इस बात के लिए कि एक परसेप्शन बना सके कि हमारे यहां पार्टियों की संख्या 28 है। यह पार्टियों की संख्या की बात थी। ममता बनर्जी ऐसी नहीं थी कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ी, लेकिन कम से कम ये लोग बताते तो थे कि इंडी अलायंस में है। ममता भी बोलती थी हम इंडी अलायंस में है, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े या न लड़े इंडी अलायंस में है। लेकिन वो बोझ अब कांग्रेस ने छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल के लिए भी छोड़ दिया, और आगे बिहार में भी जो परिस्थितियां बदल रही है उसमें भी कांग्रेस थोड़ा एग्रेसिव मोड में है। ये पदयात्रा निकालना कन्हैया कुमार का उसी एग्रेशन का एक हिस्सा है। तो जैसे पश्चिम बंगाल में इस बार अभी जो कांग्रेस के नेता अभी से ही जो ममता बनर्जी के लिए बोल रहे हैं कि ये जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, उसमें ममता बनर्जी नमक हराम है पश्चिम बंगाल के लिए,
एग्रेसिव तरीके से गालियां दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, फिर भी शीर्ष नेतृत्व चुप बैठा हुआ है। जबकि लोकसभा चुनाव के समय इसी अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेज दिया गया था, भाई ममता बनर्जी के लिए ऐसी बातें न बोलो। तो कांग्रेस भी अपना काम कर रही है और उसके बाद लेफ्ट भी पूरा मोड चेंज कर चुकी है कि अपने कैडर को वापस लाओ जो टीएमसी में चला गया। और इधर ओवैसी की भी नजर है, ओवैसी और सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ वाला है, ये लोग भी गठबंधन करने वाले हैं। तो इन लोगों का जो इम्पैक्ट होगा वहां ममता बनर्जी के लिए वही सीटें जहां 30% 40% मुस्लिम वोटर हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में तो 40% से ज्यादा है। तो ये लोग भी शांत बैठने वाले नहीं हैं और वहां के मुसलमान भी कुछ न कुछ इस बार ममता बनर्जी के लिए नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार पहले से ही डरी हुई है, सोच रही है, कह रही है कि हम चुनाव हारने वाले हैं। संकेत है जो मुद्दे उठा रही है फर्जी वोटर से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो ये जो डर है उनका वहां के मुसलमानों के अंदर भी दिखेगा। वो भी अपने अपने रास्ते ढूंढेंगे और उसमें इन पार्टियों की जो भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा और अनुकूल स्थिति पैदा करेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में करीब 27 साल बाद जीत का स्वाद चखने वाली बीजेपी अब यहां मिले अनुभवों को पश्चिम बंगाल में भी इस्तेमाल करेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अभी से वहां तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाली है। मतलब ममता बनर्जी को दिल्ली चुनाव के नतीजों से डर लग रहा होगा, पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के भी खेल को खत्म करने की पूरी रणनीति बना ली है। जो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, जाहिर है उसका फायदा कुछ जरूर मिलेगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।